बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं सेल बियोलॉजी। तो सेल बियोलॉजी जो है वो बियोलॉजी का एक ब्रांच है। सेल बियोलॉजी बियोलॉजी का एक ब्रांच है। सेल बियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी इन विच वी स्टडी द फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री and development of cell is known as cell biology or cytology. Cell biology is the branch of biology in which we study physiology, morphology, biochemistry and development of cell is known as cell biology or cytology. तो सेल बियोलॉजी दरअसल बियोलॉजी का एक ब्रांच है। इसे अमूमन साइटोलॉजी भी कहा जाता है। सेल बियोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो सेल बियोलॉजी की स्टडी में सबसे ज़्यादा रॉबर्ट हुक ने कंट्रीब्यूट किया है और सेल बियोलॉजी के लिए एक बेस यानी बुनियाद प्रोवाइड किया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि द फादर ऑफ सेल बियोलॉजी इज़। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ सेल बियोलॉजी कौन है तो वो है रॉबर्ट हुक। सबसे ज़्यादा सेल बियोलॉजी की स्टडी में रॉबर्ट हुक ने कंट्रीब्यूट किया है। सबसे ज़्यादा उन्होंने मुताला किया है। हम आगे जाकर इसका मज़ीद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि किस तरह उन्होंने उसको सबसे ज़्यादा मुताला किया है। इसके साथ साथ कुछ हम और टर्म भी पढ़ते हैं कि फादर ऑफ बियोलॉजी, जनरली बियोलॉजी का जो फादर माना जाता है वो कौन है। तो फादर ऑफ बियोलॉजी जो है वो है एरिस्टोटल। ये आपसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ बियोलॉजी कौन है, वो है एरिस्टोटल। इसके साथ साथ जनरली अगर साइंस का आपसे कोई पूछे कि द फादर ऑफ साइंस, कि साइंस की स्टडी में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है वो कौन है, तो वो है, और साइंस के लिए जो बुनियाद प्रोवाइड किया है वो है गैलीलियो गैलीली। साइंस का जो फादर माना जाता है वो है गैलीलियो गैलीली। इसके साथ साथ हम मज़ीद भी आगे बढ़ते जाएंगे कि मज़ीद जो बियोलॉजी की जो ब्रांचेस है उसका फादर कौन है। तो इंशाल्लाह ये हम जहाँ पढ़ेंगे उसके साथ साथ वो भी मुताला करेंगे कि इसका हर ब्रांच का एक फादर माना जाता है जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा मुताला किया होता है, वो इसका फादर माना जाता है और एक बुनियाद प्रोवाइड किया होता है, इसलिए हम उसको फादर कहते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम पढ़ते हैं मज़ीद सेल बियोलॉजी के बारे में। तो अब चूँकि सेल बियोलॉजी में सेल का मुताला होता है तो हम आते हैं कि व्हाट इज़ सेल, सेल क्या है। तो मुझे उम्मीद है आपको पहले से भी कुछ ना कुछ मालूमात होंगे कि सेल क्या है, सेल के बारे में आप जानते होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि द सेल क्या है। सेल इज़ द बेसिक structural and functional unit of the living organism. Cell is the basic structural and functional unit of the living organism. सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल से क्या मुराद है। अगर हम अपने आप को देखें या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो बहुत सारे सेल्स का मजमूआ होता है। हम बताते खुद ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बने होते हैं। बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर, मिलियंस ऑफ सेल मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है। इस तरह कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म भी है जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, लेकिन एक सेल से कम ज़िंदगी इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। एक सेल से कम
ज़िंदगी नामुमकिन है। जो लोअर यूनिट है ज़िंदगी का वो सेल है। सेल से कम ज़िंदगी इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो द बेसिक स्ट्रक्चर से मुराद कि हम आपस में बहुत सारे सेल आपस में मिलकर हमारे जिस्म को बनाता है। इस तरह बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स है, बहुत सारे जानवर हैं, ये सब किन से बने होते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं? ये सेल्स आपस में मिलकर, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स आपस में मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है। और फंक्शनल से क्या मुराद है कि बेसिक फंक्शनल यूनिट से मुराद सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म भी होता है, रेस्पायरेशन भी होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होते हैं, मतलब एनर्जी फार्मेशन होता है। ये सब एक्टिविटीज़ सेल के अंदर होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो बेसिकली जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो कौन होता है? वो सेल होता है। तो इसलिए हम कहते हैं द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल। इसके बाद हम आते हैं कि वाई वी कैन कॉल सेल। हम सेल को सेल क्यों कहते हैं? सेल को सेल क्यों कहते हैं? तो इसकी डिस्कवरी की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं कि सेल डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ते हैं। दरअसल 1665 में रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने एक ओक ट्री का एक कार्क का टुकड़ा लिया। ओक ट्री, इसे हम कहते हैं बलोत का ट्री, बलोत का दरख्त। तो उन्होंने एक ओक ट्री का कार्क लिया और माइक्रोस्कोप के अंदर मुताला किया, माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, खाली खाने हैं, जो बिल्कुल खाली है और है हेक्सागोनल शेप के। इस तरह के उन्होंने बहुत सारे कंपार्टमेंट देखे थे, हॉलो कंपार्टमेंट्स। और बिल्कुल जो कि हनी कम की तरह दिखाई दे रहा था, जो शहद के मक्खियों का जो छत्ता होता है, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि बहुत सारे खाली एम्प्टी स्पेसेस है, खाने हैं, हॉलो कंपार्टमेंट्स है। और हॉलो कंपार्टमेंट्स को लातिन ज़बान में, लातिन लैंग्वेज में एक वर्ड यूज़ होता है सेलुला। सेलुला का मतलब है हॉलो कंपार्टमेंट्स। तो दरअसल रॉबर्ट हुक ने इन हॉलो कंपार्टमेंट्स यानी हॉलो चैम्बर्स के लिए एक वर्ड यूज़ किया सेलुला दरअसल लातिन वर्ड है। तो उन्होंने इसके लिए सेलुला का वर्ड यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? क्योंकि उन्होंने हॉलो कंपार्टमेंट देखे थे और सेलुला का मतलब है हॉलो कंपार्टमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल को सेल क्यों कहा जाता है, तो आप इसके बारे में ये हिस्ट्री बताओगे कि सेल को सेल इसलिए कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में ओक ट्री का एक कार्क टुकड़ा लिया और सिंपल माइक्रोस्कोप में उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और बहुत सारे हॉलो कंपार्टमेंट्स हेक्सागोनल शेप के देखे। तो उन्होंने इस हेक्सागोनल शेप के हॉलो कंपार्टमेंट के लिए सेलुला का वर्ड यूज़ किया 1665 में। इसलिए हम कहते हैं, और इस सेलुला के वर्ड से सेल वर्ड डिराइव्ड हुआ। द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम सेलुला। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कार्क का टुकड़ा लिया ओक ट्री का। तो दरअसल जब बाद में मालूम हुआ तो उन्होंने एक डेड टुकड़ा लिया था। और इसलिए उन्होंने, जब एक सेल डेड होता है तो इससे जो प्रोटोप्लाज्म है वो लास्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, रिलीज बाहर की तरफ हो, और अंदर एक हॉलो स्पेस रह जाता है।
और अंदर एक हलो स्पेस रह जाता है, इसलिए उन्होंने हलो कंपार्टमेंट देखे थे। तो दरअसल रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था। तो फिर अगर हमसे कोई पूछे कि फिर लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो लिविंग सेल को सबसे पहले एंटन वान लीeuwenhoek ने डिस्कवर किया था। एंटन वान लीeuwenhoek ने तकरीबन रॉबर्ट हुक के 11 साल के बाद, इन्होंने 1665 में और उन्होंने 1676 में, तकरीबन 11 साल के बाद एक तालाब पंड वाटर लिया, तालाब का पानी लिया और उन्होंने इसमें बहुत सारे प्रोटिस्ट वगैरह ऑब्जर्व किए। तो सबसे पहले जो लिविंग सेल के बारे में जो तस्वुर था वो एंटन वान लीeuwenhoek ने पेश किया था, क्योंकि उन्होंने पंड वाटर में बहुत सारे प्रोटिस्ट देखे थे, जो बाद में पता चला कि वो बहुत सारे प्रोटिस्ट वगैरह थे। और उन्होंने इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया था, विल्ड इनिमालिक्यूल। तो उन्होंने इसके लिए विल्ड इनिमालिक्यूल का वर्ड यूज़ किया था। तो दरअसल एंटन वान लीeuwenhoek ने 1676 में पंड वाटर लिए और उन्होंने इसमें बहुत सारे प्रोटिस्ट ऑब्जर्व किया और इसके लिए विल्ड इनिमालिक्यूल का टर्म इस्तेमाल किया। तो जस्ट स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब डिस्कवर किया था? 1665 में। किस चीज़ का मुताला करके उन्होंने ये देखा था? तो उन्होंने दरअसल में ओक ट्री का एक कार्क का टुकड़ा लिया और सिंपल माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया और बहुत सारे हलो कंपार्टमेंट देखे। तो फिर अगर जनरली पूछा जाए कि सेल को किसने डिस्कवर किया था, वो रॉबर्ट हुक। अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो फिर डेड सेल को किसने डिस्कवर किया था, वो भी रॉबर्ट हुक। अगर लिविंग सेल के बारे में पूछा जाए तो वो एंटन वान लीeuwenhoek था। तो रॉबर्ट हुक ने अपनी किताब में ये सारे एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए थे, ये सारे उन्होंने लिखे थे अपनी किताब में। और रॉबर्ट हुक का जो बुक था उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक का जो किताब का नाम था वो था माइक्रोग्राफिया। और एंटन वान लीeuwenhoek ने अपनी किताब में ये सारे ऑब्जर्वेशन लिखे थे। उस किताब का नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर। द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। तो उन्होंने अपनी किताब में ये सारे ऑब्जर्वेशन लिखे थे। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह ये सेल साइज़ और सेल शेप को डिस्कस करेंगे।